दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से समर ने कियारा को किस कर लिया था, जिसे देखकर वो शर्मा गई थी और अपने बेडरूम में भाग गई। समर भी अपने बेडरूम में जाकर सो गया। अगली सुबह समर जैसे ही अग्रवाल इंडस्ट्री पहुंच गया तो उसे पता चला कि कंपनी में चोरी हो गई। अनिकेत और वरुण मिलकर चोरी का आरोप समर पर लगा देते हैं। वैसे भी समर के दराज में पैसे मिल गए थे, जिसे देखकर कंपनी के सभी कर्मचारी कियारा को धमकी देते हैं कि अगर वो समर को नौकरी से नहीं निकालेगी तो सभी एक एक करके कंपनी को छोड़ देंगे और इस्तीफा दे देंगे। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर जिया इस मामले को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसे पूरा शक अनिकेत पर हो गया था। जिया ने उसे कई तरह के सवाल पूछे और उसी के कारण से जिया अनिकेत को घूर कर भी देखने लगी थी। उसे अब शक नहीं, यकीन लगभग हो ही गया था कि इस चोरी के पीछे कहीं ना कहीं अनिकेत का हाथ तो जरूर होगा। जिया ने मुस्कुराते हुए एक बार और अनिकेत की ओर देखा और फिर पीछे अपनी पुलिस की तरफ बढ़ गई। अब आगे दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग हर रोज की तरह अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप लोग अब कमेंट करना भूल ही गए हैं, तो प्लीज मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता, बस एक लाइक और एक कमेंट ही तो मांगता हूं। और दूसरा, सिर्फ अपनी कहानी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करने की बोलता हूं। प्लीज आप लोग ये बिना बोले ही कर दिया करो, तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्लीज एक एक कमेंट, एक लाइक जरूर से जरूर जो भी भाई सुनता है वो जरूर करें। और मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है दोस्तों, कि अगर हम इस चैनल पर आपके लिए कोई सॉन्ग लेकर आएँ तो आप लोग क्या उसे सुनेंगे और कौन कौन उसे शेयर करेगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और हमने वो तैयार किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग भी सुने। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें वो सॉन्ग को कब रिलीज़ करना चाहिए और आप लोग में से कौन कौन उस सॉन्ग को शेयर करेगा। तो जो शेयर करना चाहता है वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए, आज की कहानी नंबर 21वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। जिया अनिकेत को घूर कर देख रही थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि इस चोरी के पीछे कुछ न कुछ हाथ तो अनिकेत का जरूर था। जिया ने मुस्कुराते हुए एक बार और अनिकेत को देखा, फिर पीछे मुड़कर अपने पुलिस टीम की तरफ चली गई। उसने एक छोटे से बालों वाले कांस्टेबल से पास बुलाकर कहा, रुद्र, इन सभी के फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा करो। जल्दी से चोरी के पैसों के भी फिंगरप्रिंट इकट्ठा करो। सभी को आपस में मैच करके देखो, खासकर इस अनिकेत के। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। अब इससे ही चोरी का पता लग सकता है। रुद्र इंस्पेक्टर जिया की बात सुनकर तुरंत आगे चला गया। उसके हाथ में उसका सूटकेस था। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए जिया की बात का जवाब दिया। जी मैडम, मैं अभी करके देता हूँ। रुद्र ने तुरंत अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से अपने ब्रश निकाल लिए। पैसों के दराज के पास चला गया। उसने बहुत ही ध्यान से दराज के नोटों पर से फिंगरप्रिंट इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उसको ऐसे फिंगरप्रिंट इकट्ठा करता हुआ देखकर अनिकेत, वरुण और आकाश तीनों के चेहरे बिल्कुल बदल गए थे। वो बुरी तरह से घबरा गए थे। डर के मारे उनके माथे पर पसीना भी आने लगा था। तीनों कभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तो कभी रुद्र की तरफ। समर ने जब उन तीनों को घबराया हुआ देखा तो उसके चेहरे पर उसने जिया की तरफ देखते हुए मन ही मन उसकी तारीफ करते हुए कहा, वेरी गुड जिया, मैं तो तुम्हें मासूम समझता था। तुम तो बहुत होशियार हो। वेरी गुड। वो जानता था कि उसके फिंगरप्रिंट नोटों पर तो क्या, दराज पर भी नहीं मिल सकते। जब से वो कंपनी में आया था तब से उसने नीचे की दराज को हाथ भी नहीं लगाया था। उसे पता था कि जांच होने के बाद वो बिल्कुल निर्दोष साबित हो ही जाएगा। लगभग 10 मिनट के बाद उसने सभी फिंगरप्रिंट इकट्ठा कर लिए थे। फिंगरप्रिंट इकट्ठा करने के बाद उसने अपना लैपटॉप निकाला और उसके साथ फिंगरप्रिंट मशीन अटैच कर ली और नोटों से इकट्ठा किए गए सभी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके अपने डाटा में ऐड कर लिया। उसके बाद वो सबसे पहले समर को अपने पास उसने बुलाया और उसके फिंगरप्रिंट मैच करने की कोशिश करने लगा। उसने समर के फिंगरप्रिंट स्कैन किए और नोटों से मिले फिंगरप्रिंट को मैच किया। जिया एक जगह पर कुर्सी पर बैठ गई थी और रुद्र के लैपटॉप की स्क्रीन की ओर ही देखी जा रही थी। वो बस यही देख रही थी कि कहीं ना कहीं समर का इसमें कोई हाथ ना हो और समर के फिंगरप्रिंट मैच होना। समर के फिंगरप्रिंट
स्कैन करने के बाद रुद्र ने वहां खड़े सभी लोगों के फिंगरप्रिंट इकट्ठा कर लिए और नोटों के फिंगरप्रिंट से मैच करने लगा। अगले 10 मिनट में रुद्र ने सभी फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लिए थे। जब उसने सभी फिंगरप्रिंट मैच की तो जिया ने भी देख लिया था कि जांच लगभग पूरी होती ही जा रही है। तो जिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उससे पूछा, हाँ रुद्र, क्या पता चला तुम्हें? किसके फिंगरप्रिंट उस नोटों वाली गड्डी से मैच हो रहे हैं? प्लीज मुझे साफ साफ बताओ। उसको वास्तव में पहले ही पता चल गया था कि इसका रिजल्ट क्या है। वो एक मूवमेंट पर नजर रखे हुई थी, लेकिन उसने जानबूझकर रुद्र से पूछा ताकि सभी को इसके बारे में पता चल जाए, किसी को अलग अलग बताना नहीं पड़े। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जिया की तरफ देखा और जवाब देते हुए बोला, जिया मैडम, मुझे नोटों पर से टोटल 3 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं और ये तीनों फिंगरप्रिंट यहाँ खड़े मौजूद 3 लोगों के साथ मैच भी कर गए हैं। उसकी बात सुनकर समर और कियारा के साथ कंपनी के बाकी सभी कर्मचारी भी चौंक गए। कियारा और समर ये सोच रहे थे कि अनिकेत के साथ और बाकी 2 लोग कौन हैं, जबकि बाकी के सभी एम्प्लॉयज को यह लग रहा था कि समर के साथ इस चोरी में और भी 2 लोग होंगे। सभी उन सभी के नाम जानने के लिए एक्साइटेड हो गए थे। तभी जिया ने रुद्र से पूछा, रुद्र, क्या तुम उन तीनों के नाम बता सकते हो जिनके फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं? वहां पर खड़े सभी लोग बस इसी चीज का वेट कर रहे थे कि जल्दी से रुद्र सबके नाम ले ले। वहां जो कर्मचारी खड़े थे उनको तो यही लग रहा था कि समर के साथ 1-2 लोग और होंगे जिसका उन्होंने साथ दिया। वो बस अब ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उसके साथ आखिरकार और कौन था। तभी रुद्र ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, मैडम, मुझे नोटों पर अनिकेत, वरुण और आकाश के फिंगरप्रिंट मिले हैं। समर के फिंगरप्रिंट नोटों पर तो क्या, दराज पर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसने आज तक कभी दराज को खोलकर भी देखा होगा। और ये कहते हुए उसने अपनी तैयारी की गई रिपोर्ट पेपर जिया की तरफ बढ़ा दी। जिया ने भी वो पेपर लिया और ध्यान से देखा, फिर अपने कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, अनिकेत, वरुण और आकाश को तुरंत अरेस्ट कर लो। चूंकि इन तीनों के फिंगरप्रिंट मिले हैं तो इन्हें ले जाओ और इंटरोगेशन रूम में बैठाओ। जब तक तोड़ो तब तक ये अपना मुंह से कबूल न कर ले कि ये सब इन्होंने ही किया है। अब जब सभी के सामने सच्चाई आ ही चुकी थी, कोई भी अपने ब्लूप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स को झुठला नहीं सकता था। अनिकेत, आकाश और वरुण के चेहरे पर भी घबराहट अब लगभग आ ही गई थी। वहां सभी खड़े कर्मचारी भी हैरान हो गए थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। अब उन सभी को पूरी तरह से कहानी समझ आ गई थी। यह भी समझ आ गया था कि अनिकेत ने अपना बदला लेने के लिए यह सब प्लान किया था, क्योंकि समर ने तो उसको उस दिन सबके सामने मारा था, इसलिए उसने ये काम किया था। अनिकेत के चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने गुस्से में जिया को देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर, तुम मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज का सिक्योरिटी हेड हूं। मैं क्यों चोरी करूंगा? मुझे क्या ही जरूरत पड़ी है पैसे चुराने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? और उसका चेहरा लगातार ये बोलते बोलते भी पीला पड़ता जा रहा था। जब जिया ने फिंगरप्रिंट की मैच करने के लिए कहा था, तभी वो समझ गया था कि वो अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है। उसको मालूम पड़ गया था कि नोटों पर से समर के फिंगरप्रिंट तो कभी मिल भी नहीं पाएंगे। तभी जिया ने ठहाका लगाया और ठंडी आवाज में बोली, तू चोरी क्यों करेगा? ये तो बात सभी जानते हैं कि तूने ये चोरी क्यों की है। 10 मिलियन की चोरी और एक निर्दोष पर उस चोरी का इल्जाम लगाने और उसको सबके सामने ह्यूमिलेट करने के लिए सेक्शन 380, सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के तहत मैं तुम तीनों को गिरफ्तार कर रही हूं और तुम तीनों को कम से कम 3 साल की सजा तो जरूर होगी ही। जिया की बात सुनकर वरुण का चेहरा बदल गया। उसका चेहरा आतंक से भर गया था। उसके चेहरे पर पसीने भी आ गए थे। वो बुरी तरह से कांपने लगा था। वो जेल नहीं जाना चाहता था। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहता। प्लीज इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो। समर भाई, समर भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था। इस आदमी ने मुझे बहका दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो।
उसकी हाल ही में सगाई हुई थी। 1 महीने में उसकी शादी होने वाली थी। अगर वो जेल चला गया तो उसकी मंगेतर उसको छोड़ देगी, किसी और से शादी कर लेगी। और वो अपने मंगेतर से बहुत प्यार करता था। उसने बिना जी के भी वो नहीं सकता था। उसकी बात सुनकर जिया ने उसकी तरफ देखते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ओहो, तो तुम जेल नहीं जाना चाहते? अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ और अपने साथियों का पूरा प्लान बताओ तो कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ, तो शायद तुम बच सकते हो। तुम्हें गिरफ्तार करना तो पड़ेगा, लेकिन अगर तुम सरकारी गवाह बन गई तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। अगर तुम ठीक से व्यवहार करोगे तो हो सकता है तुम्हें जेल जाना ही ना पड़े। जिया का तरीका बहुत ही बढ़िया था। वो उसको जेल की सजा कम होने के लिए लालच देकर उसके साथियों के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही थी। अगर वो वरुण सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया तो वह अनिकेत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकती थी, जिससे उसको जमानत मिलने पर भी कोई चांस नहीं रहेगा। अपनी सजा कम करने के लिए वरुण तुरंत अनिकेत के खिलाफ गवाही की देने के लिए भी तैयार हो गया था। उसने अपना पूरा प्लान बनाते हुए बताया, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। ये पूरा प्लान अनिकेत का था। उसी ने मुझे 10 मिलियन रुपए दिए थे समर के डेस्क में दराज में रखने के लिए। उसके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मिस्टर आकाश गुप्ता भी मिले हुए थे। उन्होंने ही फाइनेंस सेफ से पैसे निकालकर अनिकेत को दिए। मैं तो ये सब कुछ सिर्फ अनिकेत के कहने पर कर रहा था। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दीजिए। इस सब से मेरा तो कुछ लेना देना भी नहीं है। ये सब कुछ इस अनिकेत का किया धरा है, और इसके साथ ये आकाश गुप्ता भी मिला हुआ है। ये कहते हुए वो अपने घुटनों पर बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। हालांकि अनिकेत ने उससे वादा किया था कि वो उसे सेल्स टीम का लीडर बना देगा, लेकिन अब जब अनिकेत खुद ही जेल जा रहा है तो खुद भी फंस गया था, तो सेल्स टीम का लीडर उसे कैसे बना सकता था? वो ये बात समझ गया था। इसलिए उसने सभी लालच छोड़कर जिया को सब कुछ सच सच बता दिया। वरुण के मुंह से अपना नाम सुनकर इधर आकाश का चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसने डर के मारे अनिकेत के खिलाफ गवाही देने का फैसला किया। इसलिए उसने भी हाथ जोड़ते हुए जिया के सामने आगे आते हुए कहा, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मैं भी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं अनिकेत की बातों में आ गया था। अनिकेत ने ही मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे चुराने के लिए कहा ताकि वो समर को फंसा सके। मैं भी कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर प्लीज प्लीज मुझे भी कुछ मत करना। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो इंसान सबसे पहले अपने साथ ही खड़ा रहता है, और सबसे पहले इंसान को वही छोड़ता है जिसे वो अपना समझता है। अनिकेत ने जब उन दोनों को प्लान बताया था तो दोनों ने उससे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे, वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें जेल जाने की बात बनाई, दोनों ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। वरुण तो समर से अपना बदला भी लेना चाहता था, लेकिन अभी उसने पूरी तरह सिर्फ अनिकेत पर बात गिरा दी थी। दोनों ने 1 मिनट में अनिकेत को सबके सामने बेनकाब कर दिया था। वरुण और आकाश को धोखा देता हुआ देखकर इधर अनिकेत का चेहरा भी लाल हो गया था। वो बिल्कुल बदल सा गया था। उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग तुम लोग कमीने लोग हो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा पाएगा। जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊंगा तो वो दिन तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। आखिरकार तुम दोनों ये सब कैसे कर सकते हो? प्लान तो सबका था ना, लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ मुझे ही फंसाने की सोची। उसने सबके सामने उन दोनों को जान से मारने की धमकी भी दे दी। वो जानता था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ तो गई ही है। अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। वो इससे इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सबके सामने गवाह और सबूत मौजूद थे। इसीलिए वो सबके सामने खुलकर आ ही गया था। उसकी धमकी सुनने के बाद, सभी सबूतों को देखने के बाद आसपास खड़े लोग भी उसकी तरफ देखकर चर्चा करने लगे थे। उन लोगों में से तभी एक ने अपने साथ खड़े से कहा, अरे अरे ये तो वही बात हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अनिकेत ने खुद ही पैसे चुराए और इल्जाम समर पर लगा रहा था। वाह, कितना लालची इंसान और कितना घमंडी इंसान है ये। तभी उसके साथी ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई,
वो सुबह से ही समर को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमने भी आंखें बंद कर कर उसकी बात पर विश्वास कर लिया। यार, हमने तो इतना भी नहीं सोचा कि वो तो समर से बदला लेने के लिए सब कर रहा था। वहीं पीछे खड़ी एक और लड़की ने अपने पास खड़े लड़के से कहा, मैं तो इस अनिकेत को बहुत ईमानदार समझती थी, लेकिन ये इंसान तो इंसान के भेष में भेड़िया निकला। आज इसने समर को फंसाने की कोशिश की। कल को अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो यह हमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। तुम्हें पता है, ऐसे इंसान भरोसे लायक नहीं होते। उसके पास खड़े लड़के ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये डायरेक्टर अनिकेत बहुत ही बुरा इंसान है। बेचारे समर को बिना किसी बात की तरह फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब ये लोग भी गुस्से में आ गए थे, लेकिन इस बार ये गुस्सा समर पर नहीं, अनिकेत की तरफ था। गुस्से के साथ साथ सभी को पश्चाताप भी हो रहा था कि उसकी बातों में आकर उन सभी ने समर को नौकरी से निकलवाने की भी कोशिश की। क्यारा को भी धमकी थी, इसलिए सभी को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। तभी जिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, सीईओ कियारा, हम इन तीनों को गिरफ्तार कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती हैं। मैं बिना एफआईआर में इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। आप कंपनी की सीईओ हैं, और जब तक आप इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करोगे, तब तक मैं इनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले पाऊंगी। आखिरकार कियारा अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ थी। अनिकेत ने उसे अपने कंपनी से पैसा चुराया था। उसकी मंजूरी के बिना जिया उन तीनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे कियारा से इसके बारे में पूछना पड़ रहा था। कियारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए ऊंची आवाज में अनाउंसमेंट करते हुए कहा, मैं सभी को सूचित करना चाहती हूँ कि अभी के अभी अनिकेत, वरुण और आकाश को अग्रवाल इंडस्ट्रीज से निकाल रही हूँ, और उन पर जो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो मैं उसके साथ हूँ। और ये सुनिश्चित करती हूँ कि इन तीनों को दोबारा अग्रवाल इंडस्ट्रीज में तो क्या, किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंदौर शहर की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कियारा की बातें सुनकर तीनों का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखें निराशा से भर गई। उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था, और इस घटनाक्रम के चलते उनके रिकॉर्ड भी छप जाने थे, और उन्हें इंदौर शहर की किसी भी कंपनी में नौकरी भी नहीं मिलेगी। वहां खड़े सभी कर्मचारी भी कियारा को हैरानी से देख रहे थे। उसका निर्दयी जीवन बदलने वाला था। उसके इस फैसले से उन तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्हें यह शहर छोड़कर ही जाना पड़ेगा। वो तीनों अग्रवाल इंडस्ट्रीज के छोटे मोटे कर्मचारी नहीं थे। वो तीनों अग्रवाल इंडस्ट्रीज में उच्च पदों पर बैठे हुए थे। अगर कियारा उनको ऐसे ही छोड़ देती तो बाकियों पर इसका गलत असर पड़ता। लेकिन अब सब कोई भी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा कि कहीं उनका भी हाल उन तीनों के जैसा ना हो जाए। वहीं कियारा को उन तीनों पर गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से में उन तीनों का मुंह नोच लेना चाहती थी। वो उन तीनों से उसके ईमानदार पति के सामने ही बदनाम करने की कोशिश की थी। ये बिल्कुल असहनीय था। अनिकेत के साथ वरुण आकाश से भागते हुए कियारा के पैरों में बैठ गए। तीनों की आंखों से आंसू निकलने लगे और कियारा से वो माफी मांगने लगे। अनिकेत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सीओ मैडम, सीओ मैडम, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैडम। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पापा आपके दादा के टाइम से अग्रवाल इंडस्ट्रीज में भलाई का काम कर रहे थे। उनके खातिर ही मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज मेरा विश्वास करिए। अनिकेत की आंखों में लगातार आंसू बहने लगे थे, लेकिन कियारा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उन तीनों की तरफ ही देखे भी नहीं रही थी। वरुण और आकाश भी घुटनों पर बैठे बस लगातार माफी मांग रहे थे। कियारा ने उनकी तरफ देखे बिना ही कहा, हम माफी से कुछ नहीं होगा। मेरा फैसला नहीं बदल सकता। तुम लोगों ने मिलकर एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। तभी जिया ने कांस्टेबल से उन तीनों को गिरफ्तार करने का इशारा करते हुए कहा, चलो अब बहुत हो गया ड्रामा। इन तीनों को गिरफ्तार कर लो और पुलिस स्टेशन लेकर चलो। जाते ही इनको रिमांड रूम में लेकर चलना।
उसकी बात सुनकर पीछे खड़े कांस्टेबल दो दो की टुकड़े में उन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ने लगे। कांस्टेबल को अपनी ओर आता हुआ देखकर अनिकेत का चेहरा बिल्कुल अलग सा हो गया था। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने पास की शेल्फ से एक चाकू उठा लिया। जल्दी से पास खड़ी प्राची की गर्दन पर रख दिया। प्राची की गर्दन पर चाकू रखकर उसने सभी को धमकी देते हुए कहा, सभी के सभी पीछे हट जाओ। मेरे पास आने की हिम्मत मत करना कोई भी, वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। देखना, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी सच में जान ले लूंगा। वो जानता था कि उसने गंभीर अपराध कर दिया और वो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है। उसे पता था कि उसके पास सजा से बचने का एक ही रास्ता था, वो कैसे भी करके यहां से भाग जाए। इसलिए उसने जोखिम उठाया और भागने से के लिए प्राची को बंधक बना लिया। उसका चाकू अपनी गर्दन पर देखकर प्राची बेचारी बिल्कुल डर गई थी। उसका भी चेहरा पीला पड़ गया। सुंदर सा चेहरा आतंक से भर गया था। वो बुरी तरह से घबराने लगी थी और डर के मारे थरथर कांप रही थी। प्राची की गर्दन पर चाकू देखकर समर भी इधर परेशान हो गया था। उसकी आंखों में भी गुस्सा आ गया था। तभी उसने ठंडे स्वर में कहा, अनिकेत, प्राची को अभी के अभी छोड़ दो, उसे जाने दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो सीधा मुझसे बात करो। अगर तुम्हें कोई काम भी करना है तो मेरे साथ करो। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनिकेत इस तरह से पागल हो जाएगा, ऐसे प्राची को अपनी ढाल बनाने की कोशिश करेगा। ये शैडो किंग था और उसे ऐसे अपनी आंखों के सामने एक मासूम सी लड़की को वो कुछ होने कैसे दे सकता था। लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था। वो जल्दबाजी में कोई फैसला भी नहीं लेना चाहता था। अनिकेत का चेहरा और भी करूर हो गया था। वो उसने समर को घूरते हुए कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे यहां से बाहर निकल जाने दो। समर, मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उस खंजर से इस लड़के का गला रोक दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने आप जो हाथ में पकड़ा हुआ चाकू प्राची की गर्दन पर थोड़ा सा और चला दिया, जिसकी वजह से एक खून की धार बाहर निकली। अनिकेत का हाथ और चाकू लाल हो गया था और साथ ही खून की कुछ बूंदें प्राची की ड्रेस पर भी गिर गई थी। यह बेहद खतरनाक पल था। थोड़ी सी लापरवाही से प्राची मर भी सकती थी। जिया और आसपास के कांस्टेबल उसकी इस हरकत से घबरा गई थी। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपने जगह से हिल भी पाए। वहां खड़े कंपनी के कर्मचारी भी डर गए थे और पीछे पीछे लगभग सभी हटने लगे थे। उन सभी को एक ही डर था कि कहीं उनकी वजह से अनिकेत कोई प्राची पर ज्यादा हमला न कर दे, और उस बेचारी का तो कोई दोष भी नहीं था, कहीं वो अपनी जान न गवा दे। वहीं प्राची डर के मारे कांपने लगी थी। उसको डर भी लग रहा था और साथ में बहुत दर्द भी हो रहा था। प्राची का पीला चेहरा देखकर, बहता खून देखकर समर की आंखें और भी ज्यादा गुस्से से भर गई। उसने गुस्से में घूरते हुए अनिकेत से कहा, अब जब तुम अब मरना ही चाहते हो तो इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं। प्राची ने पहले ही दिन समर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। जब से वो कंपनी में आया था उसने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था। उसने तय किया था कि चाहे उसकी सच्चाई सबके सामने क्यों ना आ जाए, अब वो प्राची को बचा कर रहेगा और अनिकेत को सबक सिखाकर ही रहेगा। प्राची को बचाने का फैसला करते हुए समर ने अपने पास से डेस्क पर रखा एक पेन उठाया और अनिकेत की तरफ उछाल दिया। पेन की स्पीड बिजली की तेज गति की तरह थी। वो पिस्टल की गोली की तरह सीधा जाकर अनिकेत के हाथ के आर पार हो गई और वो अनिकेत का हाथ वहीं पर जो जिसमें उसने चाकू पकड़ा हुआ था, उसी हाथ से अब खून की धार निकल गई और उसका हाथ दर्द भी करने लगा। तभी वो चीख कर बोला, आह, और अपना हाथ पकड़कर दर्द के मारे पागलों की तरह रोने लगा। समर इतनी देर में आगे बढ़ गया और उसने एक जोरदार किक अनिकेत के पेट पर दे मारी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और प्राची को खींचकर अपनी तरफ खींच लिया। अनिकेत उड़ता हुआ सामने की दीवार पर जा टकराया और नीचे गिर गया। वहीं प्राची समर की बाहों में चली गई थी। वो बेचारी रो रही थी। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भर गया था।
वो बुरी तरह से डर गई थी और डर के मारे कांपे जा रही थी। वो सिर्फ 20 साल की लड़की थी। उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना भी नहीं किया था। उसे लगा कि अगर समर उसे न बचाता तो वो कब की मर चुकी होती। समर ने उसके कंधे को थपथपाया, उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए प्यार से कहा, प्राची, प्राची रो मत, चुप हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं पेन की गति देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान हो गए थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे बस समर को घूरे जा रहे थे, एक ही बात सोच रहे थे कि किसी में इतनी ताकत आखिरकार कहां से आ जाती है। यहां समर की आंखें हैरानी से भरी हुई थी। वहीं कियारा और जिया का चेहरा गुस्से से भर गया था। जिया इसलिए गुस्से में थी क्योंकि अनिकेत ने उसके और इतने पुलिस वालों के सामने एक और जुर्म कर दिया था। उसने उसकी आंखों के सामने एक मासूम सी लड़की को चोट पहुंचाई। वो इस बात को अपना पुलिस डिपार्टमेंट का इंसल्ट मान रही थी। वहीं इधर कियारा इस बात से गुस्से थी कि अनिकेत ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होने के बावजूद भी न केवल समर पर झूठा आरोप लगाया, फिर भी कंपनी में चोरी की और बल्कि अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय को चोट भी पहुंचा दी। कंपनी के सीईओ होने के नाते उन सभी की रक्षा करना उसका फर्ज था, लेकिन वो अपना यह फर्ज निभाने में नाकाम रही थी। अनिकेत को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड उसे ने ही बनाया था, इसलिए उसने अनिकेत के साथ साथ अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। वो अपने एम्प्लॉयज को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। जिया और कियारा दोनों एक साथ आगे बढ़ी, अनिकेत के पास आई और दोनों ने उसे बेरहमी से एक एक किक मारी। दोनों का नुकीलिया और ऊंची एड़ी का जूता अब जब अनिकेत को लगा तो वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाकर वहीं पर गिर पड़ा। वो समझ गया था कि लड़कियों को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। उनका तेज उग्र स्वभाव झेलना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन की तरह होता है। अनिकेत को किक मारने के बाद जिया ने उसे हथकड़ी पहनाई और उसे घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी तक ले गई। उसने गाड़ी में बैठते ही पुलिस की गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। वहीं अग्रवाल इंडस्ट्रीज के अंदर अब कियारा ने ठंडे स्वर में सबकी ओर देखा और कहा, अब जब सच्चाई सबके सामने आ ही गई है तो क्या आप लोग अभी भी इस्तीफा देना चाहते हैं? अगर अभी भी कोई इस्तीफा देना चाहता है तो प्लीज जल्दी से बता दीजिए, मुझे और भी काम करना है और जो देना चाहता है वो जा सकता है। उसे अच्छी तरह याद था कि सभी लोग समर को निकालना चाहते थे, चाहे ये सब उन्होंने अनिकेत की वजह से की क्यों न किया हो, लेकिन फिर भी वो इन सब से नाराज थी। उसने आज तक कभी भी किसी भी एम्प्लॉयज के साथ अन्याय नहीं किया था, हमेशा उनको अपना परिवार समझा था। फिर भी उन्होंने समर को निकालने के लिए इस्तीफा देने की धमकी दी। वो अब उन्हें चेतावनी देना चाहती थी, उन्हें यह समझाना चाहती थी कि कंपनी ऐसे किसी की बातों में आकर गलती नहीं कर सकती। सभी ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। वो जानते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो सभी समझ गए थे कि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी सीईओ को मजबूर करने की कोशिश की थी। इसीलिए उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए माफी मांगते हुए कहा, कियारा मैडम, कियारा मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने समर को गलत समझ लिया था। आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इस बार प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए। कियारा ने उनकी माफी स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अब जब आप लोगों ने अपनी गलती कबूल कर ली तो आपको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इस महीने किसी को भी फुल अटेंडेंस बोनस नहीं मिलेगा। आप सभी को बोनस इस बार मिस्टर समर को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को यह मंजूर है तो मैं भी आप लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूं। सभी ने एक साथ हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी 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 सीईओ मैम, हमें आपकी ये सजा मंजूर है। और इस बात से वो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते थे। उन सभी ने कियारा और समर का दिल दुखाया था, उनको इसकी सजा तो भुगतनी ही थी। अगर वो किसी और कंपनी में होते तो इस सीईओ को धमकाने के लिए उन सबको नौकरी से निकाल दिया जाता। कियारा ने तो केवल उनका बोनस ही काटा है और ये बहुत ही छोटी सजा थी। उनका जवाब सुनकर कियारा के उदास से चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी।
उसने ठंडे लेकिन आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए समर से कहा, समर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उन दोनों की पोस्ट खाली है। क्या आप इस पोस्ट के लिए किसी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं? कियारा की बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान और आश्चर्यचकित रह गए। सबने मन ही मन एक ही बात सोची, क्या क्या कियारा मैडम सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नए डायरेक्टर का चयन करेगी, वो भी समर से इसके लिए सलाह मांग रही है? ये कैसी मैम बात कर रही है? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की सैलरी बहुत ज्यादा थी। सैलरी के साथ साथ उन्हें बहुत सारी खास सुविधाएं भी मिलती थी। वहां खड़ा हर कोई इस पोस्ट को पाना चाहता था। वहीं समर ने अपना सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, सीओ मैडम, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? आप ज्यादा अच्छी तरह से इन सभी लोगों को जानती हैं। मैं तो अभी यहाँ आधे से ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं हूँ, तो मैं किसी का नाम कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ? वो अभी कुछ समय पहले ही तो कंपनी में आया था। कंपनी के बहुत से लोगों से तो अभी तक मिला भी नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी का भी नाम ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकता था। अगर उसने किसी गलत व्यक्ति का नाम दे दिया तो कंपनी को तो नुकसान भी हो जाएगा। कियारा उसकी बात को समझ पा रही थी, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, समर, मैं आपको इस बारे में सोचने के लिए एक दिन दे रही हूँ। कल तक आप मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के लिए उपयुक्त लोगों के नाम सूची बना कर देंगे। ये कहने के बाद उसने समर के जवाब का इंतजार नहीं किया और मुड़कर अपने ऑफिस की तरफ चली गई। कियारा की इस हरकत से समर हैरान हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि कियारा उसकी मदद मांग रही थी। उसको डर था कि कहीं दोबारा गलत लोगों को इस पोस्ट पर वो बैठा ना दे। कियारा अपनी मदद के साथ साथ उसकी मदद भी कर रही थी। अब जब सबको ये पता था कि समर नए डायरेक्टर के नाम सजेस्ट करने वाला है, तो जो लोग ये पोस्ट चाहते हैं वो स्वाभाविक रूप से उसे खुश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कंपनी में उसकी स्थिति में बहुत सुधार हो जाएगा। इसके अलावा कियारा ने सभी को यह भी बता दिया था कि समर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए कंपनी के लोग कभी भी दोबारा उसको सताने या फिर नौकरी से निकलवाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इस बात को लेकर समर भी बहुत खुश था। उसने दिल ही दिल में कियारा की प्रशंसा करते हुए कहा, कियारा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरे बारे में कितना सोचने लगी हो आजकल। उसे अपने सुधरे हुए रिश्ते को देखकर खुशी हो रही थी। हालांकि कियारा चाहती थी कि वो उम्मीदवारों का नाम सजेस्ट करे, और ये उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। वो इन दोनों डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं जानता था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से वो नहीं जानता था कि किसका नाम सजेस्ट करना चाहिए और किसका नहीं। वो मन ही मन ये सोचने लगा कि क्या किया जाए। वो अभी इस बारे में सोच ही रहा था, तभी वहां पर प्राची और इरा आ गई। इरा प्राची को कंपनी के मेडिकल रूम में ले गई थी, उसकी चोट को बैंडेज करने के लिए। प्राची और इरा ने जब समर को सोच में डूबा हुआ देखा तो पास आते हुए प्राची ने पूछा, समर, क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? अब तक तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? समर ने प्राची की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा तो प्राची की गर्दन पर एक बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी, जिसमें वो किसी जोकर के जैसी लग रही थी। समर उसको ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसको ऐसे अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर प्राची ने अपना मुंह फुला लिया। उसने धीरे से कहा, समर, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ आपस में बांधे और मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। समर उसका नाराज चेहरा देखकर हंसना बंद करने लगा और प्राची के पास आता हुआ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, प्राची, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसे नाराज मत हो। अभी तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्राची समर की बात सुनकर हंसते हुए बोली, ओह अच्छा, तो तुम सिर्फ मजाक ही कर सकते हो, मैं नहीं। मैं भी सिर्फ नाराज होने की एक्टिंग कर रही थी। मुझे मालूम था कि तुम ऐसे मुझ पर हंसना बंद न करते। तभी ईरा ने बीच में बोलते हुए कहा, चलो इन सब बातों को छोड़ो। समर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या मदद चाहिए, हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हैं? और वो ये कहकर समर की बात का इंतजार करने लगी।
समर ने उन दोनों को पूरी बात समझाते हुए कहा, यार ईरा और प्राची, सीईओ मैडम ने मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नए डायरेक्टर चुनने के लिए कहा है, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका नाम सजेस्ट कर दूं। मैं दोनों डिपार्टमेंट के लोगों को जानता भी नहीं हूं, तो मैं कैसे किसी का नाम सजेस्ट कर सकता हूं। ईरा और प्राची उसकी बात सुनकर हंसने लगी और ईरा ने हंसते हुए कहा, "हम्म, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है। तुम दोनों डिपार्टमेंट में बारी बारी जाओ और वहां जाकर सभी से जान पहचान करो। जिसका नाम ज्यादा लोग सजेस्ट करें तो तुम उसका नाम सीईओ मैडम को सजेस्ट कर सकते हो।" समर उनकी बात तो समझ गया था। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, इरा तुमने तो आइडिया बहुत अच्छा दे दिया। मैं अभी सिक्योरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर देखता हूँ कि डायरेक्टर की पोस्ट के लिए कौन कैंडिडेट सही है। समर हल्के से मुस्कुराया और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को पहले से ही जानता था, इसलिए उसने पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में गया तभी उसको रोहन दिखाई दिया। रोहन ने उसको देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे समर भाई, तुम यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? रोहन की आवाज इतनी ऊंची थी कि सभी ने उसकी आवाज सुन ली, इसलिए समर का नाम सुनते ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के 1 दर्जन गार्ड उसके पास आकर खड़ा हो गए। सभी जानते थे कि सीईओ मैडम ने समर को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के लिए कैंडिडेट के नाम सजेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए वो सभी समर को खुश करना चाहते थे और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का नया डायरेक्टर बनना चाहते थे। समर ने देखा कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग उनके आगे पीछे इकट्ठा हो गए। वो सभी ऊंचे लंबे मस्कुलर थे। उसे देखकर कुछ खुश थे, कुछ हैरान थे और कुछ थोड़े असंतुष्ट और गुस्से में भी थे। वो जानता था कि इनमें से कुछ सिक्योरिटी गार्ड अनिकेत के आदमी थे, उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। अब जब अनिकेत को उसकी वजह से कंपनी से निकाल दिया गया था तो अनिकेत के दोस्त तो कुछ कैसे हो सकते थे। समर ने कमरे में मौजूद दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड्स पर नजर डाली और पूछा, भाइयों, सीईओ मैडम ने मुझसे नए डायरेक्टर के लिए नाम सजेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग इस पोस्ट के लिए किसी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हाँ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सीईओ मैडम से उसके बारे में विचार करने के लिए कह सकता हूं। कंपनी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। वो सभी लोग कंपनी की प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयज और सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे, इसीलिए वो सिक्योरिटी हेड को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकता था। इसलिए उसने पहले सभी की राय जानने का फैसला किया। उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सबसे आगे खड़े गार्ड की ओर देखा जो लंबा और मजबूत था। उन्होंने उस लंबे चौड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें लगता है कि लक्ष्य भाई हमारे डायरेक्टर बनने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। समर ने जैसे ही उसका नाम सुना उस आदमी की तरफ देखा। वो लगभग 6 फीट 2 इंच लंबा, मजबूत, मस्कुलर और ताकत से भरा हुआ था। वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनने के लिए सबसे सही कैंडिडेट भी लग रहा था। लेकिन जब समर ने देखा कि वो अंदर आया तो लक्ष्य उसको गुस्से में घूर रहा था, जिससे उसको थोड़ी सी हैरानी हो रही थी। उसे यकीन था कि लक्ष्य को बिल्कुल भी नहीं जानता था और इसका मतलब यही था कि लक्ष्य उससे सिर्फ अनिकेत की वजह से गुस्से में था। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए लक्ष्य के सामने आते हुए पूछा, ओह, तो क्या तुम लक्ष्य हो? लक्ष्य ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ही लक्ष्य हूं। उसने तुरंत अपना गुस्सा अपनी आंखों में ही छुपा लिया। हालांकि उसने अपना गुस्सा अच्छी तरह से छुपाने की कोशिश की, फिर भी समर की नजरों से बच नहीं पाया। समर ने फिर भौहें सिकोड़ी। वो समझ गया कि लक्ष्य उससे बदला लेना चाहता है और वह ऐसे किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनने नहीं दे सकता था जो पहले से ही किसी एम्प्लॉयज के प्रति अपने मन में कोई ऐसी बैठा रखे हो। उसने देखा कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ज्यादातर लोग लक्ष्य के सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि वो उनका नया हेड बन जाएगा। समर देख पा रहा था कि लक्ष्य सबके सामने अच्छा था, लेकिन दिल का काला था और अनिकेत की तरह पीठ पीछे वार करने वालों में से था। समर ने लक्ष्य की ओर देखते हुए पूछा,
लक्ष्य, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर प्रमोट करना चाहिए? वो जानता था कि आदमी क्या सोच रहा है। लक्ष्य ने कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे सिवा इस पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है। मैं ही इस पोस्ट के लिए बेस्ट हूँ। उस पद को संभालने के लिए कैंडिडेट के पास ताकत और अच्छी फाइटिंग स्किल्स भी होना जरूरी था, ताकि लोग डायरेक्टर का सम्मान करें और उसे थोड़ा डरे भी, ताकि सभी लोग कंट्रोल हो सके। पूरे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में लक्ष्य सबसे पावरफुल आदमी था। वो निश्चित रूप से डायरेक्टर बनने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट था। पूरे डिपार्टमेंट में उसके मुकाबले का कोई और सिक्योरिटी गार्ड था भी नहीं। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए लक्ष्य का गुस्सा बाहर निकलवाने के लिए नाम में सिर हिलाते हुए कहा, लक्ष्य, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर बनने के लिए तुम एक अच्छे कैंडिडेट हो। लक्ष्य ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक सही कैंडिडेट नहीं हूं? अगर मैं इस पोस्ट के लिए अच्छा कैंडिडेट नहीं हूं, तो तुम ही बताओ कि कौन है जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड बन सकता है। समर ने रोहन की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे लगता है कि रोहन तुमसे बेहतर कैंडिडेट है इस पोस्ट के लिए। समर किसी भी तरीके से लक्ष्य को डायरेक्टर नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि लक्ष्य उसको अपना दुश्मन समझता है और वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो उसके साथ एक टीम के साथ काम कैसे करे। वो निसंदेह रोहन ही था। सबसे पहले रोहन समर के भाई जैसा दोस्त था, उसकी हर बात सुनता भी था। दूसरे, रोहन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हर एक व्यक्ति को जानता था, क्योंकि वो वहाँ काम करता था और वैसे भी बहुत फ्रेंडली भी था, इसलिए कोई भी उससे नफरत नहीं कर सकता था। लेकिन समर की बात लक्ष्य को कुछ पसंद नहीं आई। अचानक उसका चेहरा काला पड़ गया। वो समर को ठंडे अंदाज में घूरने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने समर को गुस्से में घूरते हुए कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इस बड़े मोटे की तुलना मेरे साथ कर रहे हो। वो सालों से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वो अचानक एक मोटे गंजे से आकर उसकी जगह ने ले ली। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। लक्ष्य ही नहीं, डिपार्टमेंट के अन्य लोग भी वो हैरानी और शिकायत में उसकी तरफ ही देख रहे थे। तभी लक्ष्य गुस्से भरे चेहरे से देखे बिना ही समर ने अपने हाथ पीछे कर थोड़ा सा एरोगेंट होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि तुम क्या सोचते हो? मैं जिसे चाहूं उसे चुन सकता हूं और मुझे सीईओ ने इतना अधिकार तो दे ही दिया है। तुम मुझे अपना नाम लेने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते ना। कंपनी की सीईओ कियारा ने समर को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों के डायरेक्टर चुनने का अधिकार दिया था। लक्ष्य ने गुस्से में समर को घूरते हुए कहा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर पावरफुल और एक अच्छा फाइटर होना चाहिए, ताकि लोग उसका सम्मान करें, और इन दोनों चीजों में मोटा मेरा बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टर बनने के बिल्कुल भी योग्य है। ये कहते हुए लक्ष्य ने अपने मन ही मन अपने आप से कहा, अगर मैं सिक्योरिटी हेड नहीं बन पाया तो मैं इस मोटे को तो बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। समर ने मुस्कुराते हुए लक्ष्य से पूछा, लक्ष्य, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर क्यों नहीं बनाना चाहता? ये कहते हुए समर ने मुस्कुराते हुए लक्ष्य की आंखों में देखा। लक्ष्य ने थोड़ा चिढ़ते हुए उसकी बात का जवाब दिया, मुझे नहीं पता। तुम तो कमाल करते हो। तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता हो सकता है? समर ने हल्के गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझसे अनिकेत का बदला लेना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कोई आदमी डायरेक्टर बने जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाए। समर की बात सुनकर लक्ष्य के चेहरे के भाव बदल गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये आदमी एक ही नज़र में उसे समझ गया। वो उसे अनिकेत के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए नफरत करता है, बदला लेना चाहता है। उसे तो अपनी नफरत और गुस्से को छिपाने के लिए बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ बात पलट गई। तभी रोहन ने अचानक
कुछ याद किया और उसने समर के पास आते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, समर भाई, समर भाई, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, हाँ रोहन, बताओ क्या बात है। रोहन ने बोहे सिकोड़ी और समर की लक्ष्य के बारे में बताते हुए बोला, भाई, भाई इस लक्ष्य की बहन अनिकेत की पत्नी है। ये अनिकेत का साला है, इसलिए ही तो तुमसे बदला लेना चाह रहा है। उसे लक्ष्य के बारे में जो कुछ भी पता था उसने सब कुछ समर को बता दिया। रोहन की बात सुनकर समर को सब कुछ समझ में आ गया। वो अभी तक यही सोच रहा था कि उसका अनिकेत से रिश्ता क्या है, अगर वो उसके सामने पूरी तरह से अब बात साफ हो गई थी। इसलिए उसने मन ही मन सोचा, ओह, तो ये बात है, ये अनिकेत का साला है और इसलिए वो मुझसे रंजिश खाई रहा है। अब समर उसको ऐसे तो जाने नहीं दे सकता था। ये आदमी आगे चलकर उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। समर को अनिकेत पर अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने केवल उसको फंसाने की कोशिश नहीं की बल्कि उसकी अच्छी दोस्त प्राची को चोट पहुंचाई। अगर वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रहा तो कोई भी कभी भी टाइम बम की तरह फट सकता था। समर ने एक बार लक्ष्य और अनिकेत का रिश्ता कंफर्म करने के लिए सीधा लक्ष्य से ही पूछ लिया, अरे लक्ष्य, क्या तुम अनिकेत के साले हो? क्या तुम्हारी बहन अनिकेत की पत्नी है? लक्ष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ, अनिकेत मेरी बहन का पति है। उसकी हाँ पाते हुए समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए लक्ष्य की अपनी 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा, ठीक है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए 2 विकल्प है। पहला, तुम चुपचाप इस बात को स्वीकार कर लो कि रोहन ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का नया हेड बनेगा, और दूसरा दूसरा कि तुम शांति से नौकरी छोड़कर जा सकते हो। लक्ष्य ने ला में अपना सिर हिलाया और समर के दोनों विकल्प को अस्वीकार करते हुए बोला, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। ना तो मैं यहां से जा रहा हूं और ना इस मोटे को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनने दूंगा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर तो मैं ही बनकर रहूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। समर ने उसकी बात पर गुस्सा करने के बजाय थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम सिक्योरिटी डायरेक्टर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। लक्ष्य ने तुरंत एक्साइट होते हुए कहा, हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या चैलेंज है तुम्हारा? समर ने जब देखा कि लक्ष्य उसके जाल में फंसता जा रहा है तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चैलेंज ये है कि मैं तुम्हें एक पंच मारूंगा। अगर तुम मेरा एक पंच सहन कर गए तो मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट करने के लिए खुद रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर तुम ना कर पाए तो तुम्हें यहां से चुपचाप जाना होगा। उसे विश्वास था कि लक्ष्य उसका ये चैलेंज जरूर स्वीकार करेगा। लक्ष्य का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था, कोई इस चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार है। लक्ष्य ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनने के लिए बहुत ये बड़ी बात जरूरी थी कि वो ताकतवर भी होना चाहिए था। वैसे भी एक पंच में उसको समर की ताकत के बारे में पता चल जाएगा, फिर वो अपने जीजा का बदला भी आसानी से ले पाएगा। इसलिए लक्ष्य ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। चलो मारो मुझे पंच, मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे हाथों में इतनी भी कितनी ताकत है जो तुम मुझे चैलेंज करने की सोच रहे हो। ये कहते हुए लक्ष्य तनकर समर के सामने खड़ा हो गया। उसके पंच मारने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि यह फटीसा सा कमजोर सा दिखने वाला लड़का उसका क्या बिगाड़ पाएगा। समर के लिए उसे सिर्फ एक पंच मारकर हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। समर शांत चेहरे के साथ धीरे धीरे लक्ष्य के एकदम सामने आया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक जोरदार पंच लक्ष्य की छाती पर दे मारा। आह! लक्ष्य जोर से चिल्लाया और मिसाइल की तरह कई मीटर दूर जाकर दीवार से जा टकरा गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया था। लक्ष्य की पसलियां टूट गई। उसने भयभीत होकर समर को देखा और फिर अगले ही पल वो बेहोश हो गया।
समर ने अपनी कलाई को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर घुमाते हुए मुस्कुराकर बाकी सभी से पूछा, क्या अभी भी कोई और है जो सिक्योरिटी हेड बनना चाहता है? समर की शैतानी मुस्कान देखकर आसपास खड़े सभी लोग एकदम से डर गए थे। लक्ष्य एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर था जिसके पास सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ताकत थी। अब जब वो एक पंच भी सहन नहीं कर पाया तो उनमें से कोई भी ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब समर ने देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने रोहन का हाथ पकड़ा और सबके सामने लाते हुए कहा, ठीक है, अगर अब किसी को आपत्ति नहीं है तो मैं रोहन को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का नया डायरेक्टर बना रहा हूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। ये कहते हुए समर ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखी। भीड़ में मौजूद सभी लोगों ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सब आपकी बात के साथ सहमत हैं। लक्ष्य की हालात देखकर वो सभी समर से डर गए थे। समर रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मोटे, अब से तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के नए डायरेक्टर हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी हो या फिर तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश करे तो तुम मुझे बता देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। बस तुम ईमानदारी से अपना काम करता रहे और बाकी सब मैं देख लूंगा। ये सब कहने के बाद समर वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बाहर निकला और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। उसके जाता हुआ देखकर रोहन जोर से चिल्लाते हुए बोला, थैंक यू समर भाई, थैंक यू सो मच। उसने इस पद का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए फैसला किया। वो किसी भी कारण से समर को निराश नहीं कर देना चाहता था। समर ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अपना काम पूरा कर लिया और अब उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना था। हालांकि समर को फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने एक अच्छा सा कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ वो चला ही गया था तो लिफ्ट में उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई जिसकी आंखें काफी आकर्षक थी, रंग बर्फ के जैसा बिल्कुल सफेद। जब समर ने उसको देखा तो उसकी ओर देखता ही रह गया। वो उस लड़के से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो लड़की उसकी ललचाई हुई नजरें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो दोनों चलते चलते फाइनेंस डिपार्टमेंट के फ्लोर पर पहुंच गए, लेकिन समर अभी भी उस लड़की को देखे ही जा रहा था। आखिर कौन थी ये लड़की? क्या आपको पता है दोस्तों? अगर पता है तो कमेंट करके बताएं। और साथ ही दोस्तों, मैंने जो आज आपसे सवाल पूछा है कि अगर हम यहाँ पर एक गाना रिलीज करें तो क्या आप लोग उसे शेयर करेंगे? प्लीज कमेंट करके बताना जो जो शेयर करना चाहता है। अगर सबसे ज़्यादा कमेंट और शेयर करने की बात आई तभी हम उस गाने को रिलीज करेंगे। ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि गाना बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग है, बहुत ही गजब। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। और अभी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।